हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लाइब्रेरी एंड टाइप ऑफ लाइब्रेरी पे एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो गए। आप कोई भी एग्जाम लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए देने जा रहे हैं, चाहे यूजीसी नेट हो, केवीएस हो, एनबीएस हो, डीएसएसबी हो, या डीआरडीओ का एग्जाम हो, या एटॉमिक एनर्जी का हो, या राजस्थान या जम्मू कश्मीर या बिहार लाइब्रेरियन का हो, कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आने की हमेशा संभावनाएं होती है, और एक क्वेश्चन इस टॉपिक पर ईजी होते हैं, लेकिन कई बार कंफ्यूजन में बच्चे एक दो क्वेश्चंस गलत कर जाते हैं। तो उसी कंफ्यूजन को दूर करना और अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में लाइब्रेरी एकेडमी ऐप का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप लाइब्रेरी एकेडमी ऐप ज्वाइन कर लीजिए और कोर्सेज ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे 5000 एमसीक्यू सीरीज का है, टेस्ट सीरीज का है, थ्योरेटिकल लेक्चर के लिए है, मैराथन कोर्सेज है नाम से है, और भी बहुत सारे आपको कोर्सेस मिल जाएंगे और आपको बहुत बेस्ट प्राइस पे मिलने वाला है वहाँ पे कोर्स। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द स्टूडेंट, टीचर एंड रिसर्चर स्कॉलर आर द यूजर ऑफ, यानी कि जो छात्र हैं, अध्यापक हैं और शोध छात्र हैं, वो किसके उपभोक्ता हैं, यानी किस टाइप के लाइब्रेरी को यूज करते हैं या किसके यूजर हैं। तो एकेडमिक लाइब्रेरी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, लाइब्रेरी की बात करेंगे तो आप तीन तरह का लाइब्रेरी होता है। एक पब्लिक लाइब्रेरी होता है, दूसरा एकेडमिक लाइब्रेरी होता है, एक पब्लिक लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी, और थर्ड जो है वो होता है स्पेशल लाइब्रेरी। तो तीन तरह का लाइब्रेरी होता है, पब्लिक लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी। अब एकेडमिक लाइब्रेरी के भी तीन टाइप होते हैं, एक होता है स्कूल लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। तो जो पब्लिक लाइब्रेरी होता है ये हमारे डेमोक्रेटिव के लिए बेस्ट होता है और आम जनता के द्वारा खोला हुआ, आम जनता के लिए कह सकते हैं, एक लाइब्रेरी होता है। एकेडमिक लाइब्रेरी का पर्पस होता है, जैसे अगर वो स्कूल लाइब्रेरी है तो छोटे बच्चों को हेल्प करना, उनमें रीडिंग हैबिट डेवलप करना। कॉलेज लाइब्रेरी है वो जो सब्जेक्ट है, जो आपका करिकुलम है, जो आपके कोर्सेस चल रहे हैं कॉलेज में, उनके से रिलेटेड मटेरियल्स प्रोवाइड करना, यानी बुक प्रोवाइड करना, डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना और उन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का मेन पर्पस होता है शोध छात्र जो हैं, मतलब रिसर्चर जो हैं, रिसर्चर स्कॉलर जो हैं, उनकी मदद करना। और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का मेन पर्पस यही होता है कि जो रिसर्च फील्ड में काम कर रहे हैं स्टूडेंट हैं या टीचर हैं, उनका हेल्प करना। स्पेशल लाइब्रेरी का जो वर्क होता है वो स्पेशल होता है। जैसे मान लीजिए अगर पूछा जाए कि आपके देश में कौन कौन सा स्पेशल लाइब्रेरी है, जैसे डीआरडीओ की लाइब्रेरी की बात की जाए, डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ जो मिसाइल्स वगैरह बनाती है। इसरो है हमारे देश का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, या आपको देहरादून में विकलांग कहें या दिव्यांग कहें, दिव्यांगों के लिए लाइब्रेरी है। तो ये खास पर्पज से कोई लाइब्रेरी खोली गई है जो खास पार्टिकुलर कुछ लोगों के लिए ही है, वैसी लाइब्रेरी को हम लोग स्पेशल लाइब्रेरी का दर्जा देते हैं। जैसे कि देहरादून में जो विकलांग को, या अब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनको दिव्यांग कहा है, तो दिव्यांग की लाइब्रेरी की बात की जाए, विकलांग अब नहीं कहना है, दिव्यांग लाइब्रेरी की बात की जाए तो दिव्यांग लाइब्रेरी जो है वो एक पार्टिकुलर एक खास टाइप के लोगों के लिए खोला गया है, तो वो एक तरह का स्पेशल लाइब्रेरी है। और इसरो का जो लाइब्रेरी है उसमें ना पब्लिक ना स्टूडेंट जा सकते, वो खास इसरो के साइंटिस्टों के लिए बनी हुई है, तो वो कहलाएगा आपका स्पेशल लाइब्रेरी। उसी तरह डीआरडीओ का जो लाइब्रेरी होगा वो स्पेशल लाइब्रेरी है, और वो आपका स्पेशल लाइब्रेरी के, क्योंकि वहाँ के जो रिसर्चर हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उनके लिए है डीआरडीओ की लाइब्रेरी, तो एक तरह का स्पेशल लाइब्रेरी के कैटेगरी में आएगा। लेकिन अगर हम लोग आईआईटी की लाइब्रेरी की बात कहें, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, या एनआईटी की लाइब्रेरी करेंगे, तो ये एक तरह का यूनिवर्सिटी है, और जब ये यूनिवर्सिटी है तो वो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के टाइप के अंदर आ जाएगा। जैसे केवीएस, एनबीएस, इन सब का जो लाइब्रेरी है वो स्कूल लाइब्रेरी के अंदर आएगा। और पब्लिक लाइब्रेरी में आप जानते हैं कि जितने भी, जैसे दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी जो हुआ, या आपका पटना में खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी हुआ, या आपके जो भी आप सिटी में रहते हैं वहाँ पे देखिएगा, आसपास सर्च कीजिएगा, हर शहर में, अच्छे शहर में भारत के लगभग पब्लिक लाइब्रेरी देखने को मिलता है, तो वो सब पब्लिक लाइब्रेरी आप जानते हैं। तो ये है लाइब्रेरी का टाइप, और ये हुआ एकेडमिक लाइब्रेरी टाइप। और इन सभी लाइब्रेरी का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या रिक्वायरमेंट है समाज के लिए, क्या समाज को क्या फुलफिल कर रहा है, और क्या एक नेशन बिल्डिंग में काम कर रहा है, तो इस तरह से चीज़ें आपको क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। और आपको ये बेसिक समझ में आना चाहिए कि लाइब्रेरी कितने टाइप के होते हैं, कौन सी लाइब्रेरी किस टाइप के हैं, और किनको कौन सी लाइब्रेरी किन तरह के लोगों को हेल्प करती है। यानी पब्लिक लाइब्रेरी वो जनता को हेल्प करेगी,
स्पेशल लाइब्रेरी है वो खास स्पेशल लोगों की ही हेल्प करेगी। एकेडमिक लाइब्रेरी है तो उसमें भी 3 तरह का कैटेगरी है, तो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी रिसर्चर को हेल्प करेगी, स्कूल लाइब्रेरी छोटे बच्चों को, कॉलेज लाइब्रेरी कॉलेज के स्टूडेंटों को हेल्प करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बिल्डिंग ऑफ गवर्नमेंट अहिल्या सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ इंदौर इज ऑल्सो नोन एज, यानी जो अहिल्या सेंट्रल लाइब्रेरी है यानी इंदौर के शासकीय अहिल्या केंद्रीय विश्वविद्यालय पुस्तकालय के भवन को किस नाम से भी जाना जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसको हम लोग सफेद कोठी के नाम से जानते हैं। और एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये ये इंदौर है तो इंदौर एमपी में पड़ता है, तो जो वहाँ एमपी पीसीएस का पेपर हुए थे तो वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया हुआ। अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, who provide financial and technical assistance for the establishment of a दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली, यानी दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय दिल्ली की स्थापना हेतु किसके द्वारा वित्तीय और तकनीकी सहयोग प्रदान किया गया था। तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है उसको जो सपोर्ट मिला था वो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी यूनेस्को द्वारा मिला था। देखिए देश आज़ादी के बाद यूनेस्को जो है वो हेल्प करना चाहता था भारत को एक नेशनल लाइब्रेरी के डेवलपमेंट के लिए। तो नेशनल लाइब्रेरी हमारे इंडिया में ऑलरेडी है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कलकत्ता, जो कि 1948 में उसको पहले इंपीरियल लाइब्रेरी था, उसका नाम चेंज करके 1948 में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कर दिया गया पार्लियामेंट के द्वारा। तब हमारे पास ऑलरेडी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया था, तो हम लोग ने उस पैसे का यूटिलाइज किया एक नेशनल पब्लिक लाइब्रेरी डेवलपमेंट करने के लिए दिल्ली में। और दिल्ली में आज जो पब्लिक लाइब्रेरी है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी यूनेस्को के फंडिंग आज भी आती है, उसके मतलब कि जो भी अभी पैसे लगते हैं लाइब्रेरी को मेंटेन करने के लिए, आगे और ब्रांचेज खोलने के लिए, तो उसके लिए आज भी फंडिंग आती है, उसी के फंडिंग से आज चल रहा है। और भारत सरकार भी उसमें कंट्रीब्यूशन होता है। तो यूनेस्को जो है पूरे कम्प्लीटली पैसा नहीं देता है, भारत सरकार की कुछ होती है, कुछ उनको मिला के वो चीज़ें संस्था चलती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। और जो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये यूनेस्को के किस प्रोजेक्ट के तहत ये डेवलप किया गया था। तो याद रखिएगा ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको डेवलप किया गया था। और इसके जो फर्स्ट निदेशक जो थे, डायरेक्टर थे, वो DR कालिया थे। याद रखिए इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग DPL कहते हैं, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को DPL। और इसके जो फर्स्ट डायरेक्टर थे DR कालिया थे, याद रखिएगा ये। और जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हो, कभी भी एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें 2-3 चीजें याद रखिएगा। एक नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का डायरेक्टर और हेड, और जो आपके RRLF हैं, यूनेस्को हैं, इसके अलावा आपके जो निस्कियर है, जो निस CPR अब हो गया है, उनका हेड, और आपके UGC का हेड और DPL का हेड, इन सब कुछ चीज़ों को आप जरूर याद करके जाइएगा। इसके अलावा अगर आप स्टेट के जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए पटना हाई कोर्ट के जा रहे हैं, तो पटना में जो नेशनल लाइब्रेरी जैसे खुदा बख्श है, ओरिएंटल लाइब्रेरी है, उनके हेड कौन हैं। और आपके राज्य में और भी जैसे KP सिन्हा लाइब्रेरी है पटना में, तो KP सिन्हा लाइब्रेरी जो है सिन्हा लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता है। तो सिन्हा लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई, सिन्हा लाइब्रेरी सिन्हा जी थे किस कमेटी, एडवाइजरी कमेटी के वो अध्यक्ष थे। तो इस तरह से आपको जरूर प्रिपरेशन करके जाना चाहिए। उसी तरह आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ का पब्लिक लाइब्रेरी, वहाँ का जो नेशनल इंपॉर्टेंस अगर लाइब्रेरी है वो, या सेंट्रल गवर्नमेंट की लाइब्रेरी है, उनके हेड और उनके बारे में जरूर आपको पढ़ के जाना चाहिए। तो देखिए बेसिक काम क्या होता है एक टीचर को, तो आपको गाइडेंस करना कि कहाँ से आपको क्या चीजें पढ़ के एटलीस्ट जाना होगा। क्योंकि अगर मैं अभी बताऊंगा कि DPL का हेड कौन है और आपका एग्जाम 4 मंथ बाद होने वाले हैं, तो उस केस में आपको क्या होगा कि 4 मंथ बाद यही नाम याद रहेंगे, तो वहां पे तो बदल जाएंगे लोग। इसी वजह से ये सब चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी नहीं कराया जाता। हाँ, करंट सेशन में जब हम लोग एग्जाम नजदीक रहेगा तो करंट में हम लोग करेंगे, तो वो बात अलग होगी, लेकिन इसीलिए अभी मैं इस चीज को कवर नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है रीडिंग हैबिट एंड द क्रिएट सेल्फ एजुकेशन। 2 चीजें पूछी गई है, रीडिंग हैबिट डेवलप करना एंड टू क्रिएट अ सेल्फ एजुकेशन। सेल्फ एजुकेशन मतलब हुआ अपने, मतलब स्वयं शिक्षा मतलब अपने से, अपने को मतलब अपने से पढ़ना। इंटरेस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द होम, यानी पढ़ने की आदत एवं स्वयं शिक्षा की रुचि जागृत करना किसका उद्देश्य है। तो देखिए रीडिंग हैबिट जो होता है बच्चों में डेवलप करता है स्कूल लाइब्रेरी। एंड द क्रिएट टू सेल्फ एजुकेशन या इनफॉर्मल एजुकेशन की बात की जाए तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है पब्लिक लाइब्रेरी की। तो ये दोनों जो चीजें पूछी हुई है ऑप्शन नंबर A में करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी रीडिंग हैबिट जो है वो स्कूल लाइब्रेरी डेवलप करने का काम करता है, उसकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और पब्लिक लाइब्रेरी जो
जो होता है उसे हम हेल्प लेकर सेल्फ एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, अपने आप को सेल्फ एजुकेट कर सकते हैं, एक सोसाइटी के लोग अपने को सेल्फ एजुकेट कर सकते हैं। तो पब्लिक लाइब्रेरी फॉर टू द क्रिएट सेल्फ एजुकेशन इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कॉलेज लाइब्रेरी कम्स अंडर व्हिच कैटेगरी, यानी महाविद्यालय पुस्तकालय किस श्रेणी में आते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि एकेडमिक लाइब्रेरी में 3 तरह की लाइब्रेरी आती है, एक स्कूल लाइब्रेरी, एक कॉलेज लाइब्रेरी, एक यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। तो यहाँ पे एकेडमिक लाइब्रेरी इज अ करेक्ट आंसर। देखिए कई ऐसे बुक हैं या बहुत जगह है कि लाइब्रेरी जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, एक पब्लिक लाइब्रेरी, एक एकेडमिक लाइब्रेरी, एक स्पेशल लाइब्रेरी और एक नेशनल लाइब्रेरी। हालांकि ये भी बात सही है, अगर कहीं पे आए तो आपको गलत नहीं काटना है कि नेशनल लाइब्रेरी एक टाइप नहीं है, लेकिन नेशनल लाइब्रेरी जो होता है एक पब्लिक लाइब्रेरी का ही पार्ट होता है। तो हम लोग ब्रॉड रेंज में बात करें तो 3 तरह का लाइब्रेरी होता है, और अगर आपसे कहीं 4 जगह लाइब्रेरी कह दिया जाए तो ये बात गलत नहीं है। नेशनल लाइब्रेरी भी एक स्पेशल तरह का मतलब कि लाइब्रेरी है, लेकिन वो पब्लिक लाइब्रेरी के ही अंदर आता है। तो इस तरह से कह सकते हैं आप 3 तरह के मोटे तौर पर लाइब्रेरी है, और इस तरह आप 4 तरह का बोल सकते हैं नेशनल लाइब्रेरी। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी बेस्ड पे कहें तो वहाँ भी लाइब्रेरी की कैटेगरी बदलती है, जैसे एक वर्चुअल लाइब्रेरी होती है, एक डिजिटल लाइब्रेरी होती है, एक ट्रेडिशनल लाइब्रेरी होती है, तो ये भी लाइब्रेरी का पार्ट है। तो ये जो है वर्चुअल लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी, ट्रेडिशनल लाइब्रेरी, एक हाइब्रिड लाइब्रेरी होती है, हाइब्रिड लाइब्रेरी। तो इससे भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, लेकिन ये टॉपिक को मैंने इस लेक्चर में कवर नहीं किया, उसको हम लोग अलग से कर लेंगे। तो देखिए आखिर डिफरेंस क्या होता है सभी लाइब्रेरी में। देखिए ट्रेडिशनल वो लाइब्रेरी होती है जो हमारे वर्षों से मतलब 100 साल 200 साल से चली आ रही है, जो कि प्रॉपर किताब एक हाउस रहेगा यानी घर रहेगा, उसमें पुस्तक रखी रहेगी, सेवार्थ भाव से पुस्तक रखी रहेगी, बेचने के लिए नहीं। नहीं तो आप जाएंगे दुकान में तो वहां भी पुस्तक रखी रहती है, लेकिन वो सेवा भाव से नहीं रखी रहती है, उसको सेलिंग एंड परचेजिंग के भावना से रखी होती है, तो एक लाइब्रेरी नहीं है। ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे पुस्तकें हो, पढ़ने की सामग्री हो और उस सेवार्थ हो, मतलब सेवा भाव से हो, उसको हम लोग लाइब्रेरी कहते हैं। तो ट्रेडिशनल लाइब्रेरी उसी तरह से होती है, एक बिल्डिंग होती है, वहाँ पे लाइब्रेरी में पुस्तक होती है और वो पुस्तक सेवार्थ भाव से होती है, लोगों को पढ़ने के लिए होती है, तो उसको हम लोग ट्रेडिशनल लाइब्रेरी कहते हैं। अब क्या होता है, एक डिजिटल लाइब्रेरी होता है, उसी लाइब्रेरी को डिजिटली हम मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक्स वर्जन में कन्वर्ट कर देते हैं और वहाँ पे स्क्रीन लगा देते हैं, और डिजिटली कन्वर्ट हो जाता है। वहाँ पे डिजिटल लाइब्रेरी एक स्पेस जरूर छेकता है, मतलब कि हम उसमें स्क्रीन लगाएंगे, कंप्यूटर लगाएंगे, तो वो डिजिटल लाइब्रेरी कहलाएगी। और जब किसी लाइब्रेरी में ट्रेडिशनल टाइप में भी बुक हो और डिजिटली भी इक्विपमेंट वहाँ रखा हुआ हो पढ़ने के लिए डिजिटल फॉर्म में बुक को, तो उसको हम लोग हाइब्रिड लाइब्रेरी कहते हैं। लेकिन ऐसी लाइब्रेरी जो कहीं पे हो लेकिन वो वर्चुअली आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, उसको हम लोग वर्चुअल लाइब्रेरी कहते हैं। और वर्चुअल लाइब्रेरी को हम लोग कहते हैं विदाउट वॉल, मतलब उसमें दीवारें नहीं होती है। लेकिन डिजिटल लाइब्रेरी में दीवार होती है, ट्रेडिशनल लाइब्रेरी में दीवार होती है, हाइब्रिड लाइब्रेरी में भी दीवार होगी, मतलब बिल्डिंग होगा तो दीवार भी होगी, लेकिन वर्चुअल लाइब्रेरी इज विदाउट वॉल। और वर्चुअल लाइब्रेरी का एग्जाम्पल क्या है, जो हमारा डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है जो खड़गपुर में है, वो एक तरह का वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का एक वर्चुअल लाइब्रेरी का एक एग्जाम्पल है। जो डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया खड़गपुर का है वो वर्चुअल लाइब्रेरी का एग्जाम्पल है। आप जो खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी आप देखेंगे पटना में, तो वहाँ पे क्या है, ट्रेडिशनल बुक भी रखी गई है, बहुत सारे स्क्रीन भी लगाए गए हैं, तो वो एक हाइब्रिड लाइब्रेरी का एग्जाम्पल हुआ। ट्रेडिशनल तो लाइब्रेरी आपने हमेशा देखा होगा, अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज हर जगह देखा होगा। और अगर कोई लाइब्रेरी में जैसे कुछ स्क्रीन लगाए गए हैं, जितने भी मतलब मटेरियल है उनको डिजिटल फॉर्म में कर दिया गया है और वहाँ पे एक भी बुक नहीं है, सभी डिजिटली फॉर्म में ही सारे मटेरियल अवेलेबल है, तो उस तरह के लाइब्रेरी को हम लोग डिजिटल लाइब्रेरी कहते हैं। और ये अक्सर बहुत कम है इसकी संख्या, लगभग भारत में लगभग सभी लाइब्रेरी में बुक और डिजिटली दोनों होंगे। मतलब ज़्यादातर हाइब्रिड टाइप के लाइब्रेरी मिलेंगे आपको, नहीं तो ट्रेडिशनल मिलेंगी और बहुत कम आपको वर्चुअल लाइब्रेरी मिलेंगी। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इन सभी के डिफरेंस आप लिख लीजिएगा, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो वीडियो थोड़ा सा बैक करके उसको फिर से सुन के फिर से अच्छे से लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। व्हिच इंडियन लाइब्रेरी हैज द लार्जेस्ट होल्डिंग ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो कौन सी लाइब्रेरी आपको लार्जेस्ट होल्डिंग ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट करती है। तो देखिए यहाँ पे MPPCS का ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में मैंने देखा है अक्सर कि जितने में कोई एग्जाम होते हैं तो सब अपने हिसाब से सभी बोर्ड अपना ही आंसर मान लेता है। कहीं पे खुदाबख्श को भी माना है, कहीं पे रामपुर राजाराम लाइब्रेरी को माना है, कहीं पे सरस्वती भवन लाइब्रेरी को माना है। सरस्वती भवन लाइब्रेरी जो है तंजावुर में है,
ये तमिलनाडु में पड़ता है। रामपुर राजा लाइब्रेरी जो है यूपी के रामपुर में है, और खुदा बख्श पटना में है, और नेशनल म्यूजियम लाइब्रेरी आपके कलकत्ता में है। तो आप देखेंगे कि ये जो सभी लाइब्रेरी है तो इनका कई एग्जाम होते हैं और वहाँ पे अलग अलग डिफरेंस एग्जाम मिलते हैं। तो आप लोग अपने से सर्च कीजिए गूगल में, सभी का मैन्युस्क्रिप्ट लिखिएगा और देखिएगा कहाँ पे सबसे ज़्यादा मैन्युस्क्रिप्ट है। विकिपीडिया का डेटा अपडेटेड नहीं रहता है, इसलिए और कन्फ्यूजन है कि कौन सा सही माने। लेकिन MPPCS ने सरस्वती भवन लाइब्रेरी को करेक्ट आंसर माना है, तो हम लोग भी सरस्वती भवन लाइब्रेरी को हम लोग आगे मतलब सही मान के बढ़ेंगे। ऐसे जो है खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा मैन्युस्क्रिप्ट है, तो मुझे लगता है खुदा बख्श लाइब्रेरी सही होना चाहिए। लेकिन अगर सरस्वती भवन माना है तो हम लोग सरस्वती भवन ही मानेंगे यहाँ पे, क्योंकि एग्जामिनर जो होते हैं उन्होंने कुछ सोच के ही क्वेश्चन दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आर देयर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट फॉर अ डिफरेंट टाइप ऑफ लाइब्रेरी, यानी विभिन्न प्रकार के संगठनात्मक चार्ट विभिन्न प्रकार के पुस्तकालयों के लिए है या नहीं। तो यस, देखिए अलग अलग लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन के अगर अलग टाइप के लाइब्रेरी हैं तो उनका ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट अलग अलग होते ही हैं। तो ये DSSB ने पूछ रखा था, तो मैंने ये क्वेश्चन इंक्लूड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, हु आर द एकेडमिक यूजर ऑफ लाइब्रेरी, यानी पुस्तकालयों के शैक्षिक उपयोगकर्ता कौन है। तो देखिए एकेडमिक लाइब्रेरी की बात की जा रही है, तो एकेडमिक लाइब्रेरी में 3 तरह की लाइब्रेरी आती है, स्कूल लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। तो उसमें तो स्टूडेंट होंगे, टीचर होंगे और रिसर्चर होंगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में देखिए स्टूडेंट, टीचर एंड रिसर्चर हैं। ऑप्शन नंबर बी में देखिए यहाँ पे पब्लिक है। और पब्लिक लाइब्रेरी जो है पब्लिक जो है एकेडमिक लाइब्रेरी का पार्ट नहीं है। पब्लिक जो है पब्लिक लाइब्रेरी की पार्ट होती है, यानी वो जो पब्लिक होती है वो पब्लिक लाइब्रेरी के यूजर होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो ये DSSB का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन व्हिच टाइप ऑफ लाइब्रेरी सर्वे ऑफ यूजर इज वेरी यूजफुल, मैंने किस प्रकार के पुस्तकालयों में उपयोगकर्ताओं का सर्वेक्षण बहुत ही उपयोगी होता है। तो देखिए हम लोग को जब थ्योरेटिकल हम लोगों ने पढ़ा होगा तो एक पढ़ा होगा यूजर स्टडी, एक होगा यूजर एजुकेशन। तो यूजर स्टडीज में हम लोग यूजर के बिहेवियर को समझते हैं, यूजर को क्या रिक्वायरमेंट है उस चीज़ को हम लोग सर्वे करते हैं, उसकी हम समझ डेवलप करते हैं कि ये जो हमारे पास यूजर आ रहे हैं उनकी क्या डिमांड होगी, उनकी किस चीज़ में रुचि है। तो हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि कोई भी लाइब्रेरी में जो यूजर आ रहे हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या वो चाहते हैं, इसके लेके हम लोग सर्वे करते हैं। लेकिन यूजर एजुकेशन जब हम प्रोवाइड करते हैं तो हम यूजर को एजुकेट कर रहे होते हैं कि कैसे आपको लाइब्रेरी के कंटेंट को एक्सेस करना है, कैसे लाइब्रेरी को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है, और बिना किसी के हेल्प से भी आप बुक को इशू कर सकते हैं, मतलब कि बुक को ढूंढ सकते हैं, बुक को ला के ऑटोमेटिक इशू कर सकते हैं अगर ऑटोमेशन है तो। अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा कैटलॉगिंग कार्ड कैसे देखना है और कैसे बुक को आपको पता करना है, लाइब्रेरी का मतलब कैसे यूटिलाइज करना है, लाइब्रेरी का कैसे यूजेज करना है, उनको लेके हम उन्हें सिखा रहे होते हैं। तो ये होता है यूजर स्टडी। मतलब यूजर स्टडी में होता है यूजर को हम एजुकेट करते हैं, और यूजर सर्वे में क्या होता है कि हम यूजर के बारे में समझ रहे होते हैं कि क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, क्या उनकी नीड है, किस टाइप के उनकी मतलब कि डिमांडेड हैं लाइब्रेरी के अंदर, किस चीज़ के डिमांड है, उनके किस टाइप के मटेरियल्स या डॉक्यूमेंट या बुक की किस तरह की डिमांड है, इस चीज़ के बारे में हम समझ रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, इन व्हिच टाइप ऑफ लाइब्रेरी सर्वे ऑफ यूजर इज वेरी हेल्पफुल यूजफुल, यानी कि किस टाइप के लाइब्रेरी जो सर्वे है, मतलब किस टाइप ऑफ लाइब्रेरी सर्वे, मतलब किस टाइप के लाइब्रेरी जो है उसमें सर्वे जो है वो यूजर का वो बहुत ज़्यादा यूजफुल है। मतलब कि आपको बताना है कि पब्लिक लाइब्रेरी में इम्पोर्टेंट है, मतलब पब्लिक लाइब्रेरी के लिए बहुत ज़्यादा यूजर का सर्वे करना बहुत हेल्पफुल है, या आपका यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में यूजर का हम सर्वे करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, या एकेडमिक एंड स्पेशल लाइब्रेरी में, ये आपको बताना है, या स्पेशल लाइब्रेरी में। तो देखिए एकेडमिक एंड स्पेशल लाइब्रेरी जो होता है ये इसमें यूजर का सर्वे करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपको एक एकेडमिक लाइब्रेरी में जैसे कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, और आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी के साथ स्कूल लाइब्रेरी हो गया, और स्पेशल तो स्पेशल लाइब्रेरी जैसे मैंने बताया DRDO का लाइब्रेरी हो गया, इसरो का लाइब्रेरी हो, सभी स्पेशल टाइप के लाइब्रेरी के अंदर आते हैं। तो इनमें यूजर का सर्वे करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
हमारे पास अगर पता नहीं होगा कि हमारे स्कूल में किस बच्चों का, अगर आपको पता ही ना हो कि बच्चे किस तरह के हैं, उनकी क्या करिकुलम में, मतलब कि जो उनका सिलेबस है वो क्या है, तो अगर उनके सिलेबस के बारे में आपको पता नहीं रहेगा तो आप कोई भी बुक उठा कर लाकर लाइब्रेरी में भर देंगे जो कि यूजफुल नहीं होगा, तो आपको लॉसेस हो जाएंगे। और लाइब्रेरी का बजट लिमिटेड है, हर चीज़ का बजट लिमिटेड है कंट्री में, तो इसलिए इनका सर्वे करना बहुत ज़रूरी होता है कि हमको क्या रिक्वायरमेंट है, हमारी क्या नीड है। हमारे जो एकेडमिक लाइब्रेरी है उसमें यूनिवर्सिटी में क्या चीज़ पढ़ाया जा रहा है, अगर उस साइंस का यूनिवर्सिटी है और उस साइंस के फील्ड में काम कर रही है जैसे आईआईटी है, और आप वहाँ पे सोशल साइंस का बुक ला कर रख दे लाइब्रेरी में, तो वो ज़्यादा यूजफुल नहीं होगा। तो इसीलिए एकेडमिक लाइब्रेरी में यूजर सर्वे जरूरी है। फिर स्पेशल लाइब्रेरी की बात करें, इसरो में स्पेस साइंस, आपका एस्ट्रोनॉमी तरह के बुक आपको ज़्यादा जरूरी है, ना कि सोशल साइंस की। अगर विकलांग का लाइब्रेरी है, तो अगर मान लीजिए ऐसा विकलांग का लाइब्रेरी है जिनको कानों से सुनने का प्रॉब्लम है, तो उनके लिए तो पढ़ना बहुत ईजी होगा, तो पढ़ सकते हैं। और ऐसी लाइब्रेरी है जहाँ पे लोग देख नहीं सकते हैं, मतलब कि अंधों की एक तरह से लाइब्रेरी है वो, तो वहाँ पे तो आप बुक ला कर रख देंगे तो वो तो देख ही नहीं पाएंगे, तो फिर कैसे पढ़ेंगे। तो इसलिए जो स्पेशल टाइप की लाइब्रेरी है वहाँ पे हम लोग किस तरह का मटेरियल रखेंगे, ऑडिएबल मटेरियल रखेंगे, जो सिर्फ आवाज़ आती हो, जैसे ऑडिएबल बुक, कोई मतलब हम लोग पास डिजिटल डिवाइस हो जिसमें ऑडियो में सारे बुक रिकॉर्ड हो, तो सिर्फ उनको सुनाया जाएगा, क्योंकि उनकी आँख खराब है लेकिन कान ठीक है। तो इस तरह से स्पेशल लाइब्रेरी में हेल्पफुल होगा कि किस तरह का लाइब्रेरी है। तो ये सर्वे करना एकेडमिक और स्पेशल लाइब्रेरी की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों में ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट बैठता है, यानी लाइब्रेरी सर्वे ऑफ यूजर जो होगा करेक्ट आंसर एकेडमिक एंड स्पेशल लाइब्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, लाइब्रेरी फॉर द ब्लाइंड एंड हैंडीकैप्ड लोकेटेड इन देहरादून, व्हाट टाइप ऑफ लाइब्रेरी। ये मैंने अभी आपको डिस्कस किया था कि देहरादून में स्थित अंधे और विकलांगों के लिए पुस्तकालय है, वो किस प्रकार की पुस्तकालय है, तो वो स्पेशल टाइप ऑफ लाइब्रेरी है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, द पर्पस ऑफ लाइब्रेरी एंड रिसर्च रिलेटेड नीड इज टू प्रमोट यूजर्स ऑफ हुज एकेडमिक टाइप, यानी किसकी अकादमिक प्रकार के और पुस्तकालय शोध संबंधी का उद्देश्य जरूरतों को उपयोगकर्ताओं को बढ़ाना देना है। यानी बेसिक क्वेश्चन ये है कि किस टाइप के लाइब्रेरी जो है वो रिसर्च रिलेटेड जो नीड है उसको प्रमोट करना है, वो किस टाइप के लाइब्रेरी करती है। तो वो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का मेन काम है रिसर्च रिलेटेड चीज़ों को प्रमोट करना और यूजर को प्रमोट करना रिसर्च के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट शुड बी द मेन पर्पस ऑफ कॉलेज लाइब्रेरी। तो कॉलेज लाइब्रेरी का मेन पर्पस क्या है, तो कॉलेज लाइब्रेरी का मेन पर्पस है कॉलेज सपोर्ट द टीचिंग प्रोग्राम ऑफ द कॉलेज। यहाँ पे कॉलेज छूट गया है लिखने में, तो कॉलेज सपोर्ट द टीचिंग प्रोग्राम ऑफ द कॉलेज, यानी कॉलेज लाइब्रेरी जो होता है वो सपोर्ट करता है टीचिंग प्रोग्राम को, यानी कि जो भी आपका सिलेबस है उस प्रोग्राम को वो सपोर्ट करने के लिए कॉलेज लाइब्रेरी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, द लाइब्रेरी फॉर द पीपल ऑफ द पीपल एंड द बाय द पीपल कहलाती है, तो वो पब्लिक लाइब्रेरी कहलाती है। तो पब्लिक लाइब्रेरी का डिफिनीशन यही होता है, द लाइब्रेरी ऑफ द पीपल एंड द बाय द पीपल, यानी ऐसी लाइब्रेरी जो जनता के लिए हो, जनता के द्वारा हो और जनता के द्वारा ओपन किया गया हो, तो इसी लाइब्रेरी को हम लोग पब्लिक लाइब्रेरी कहते हैं। जनता, यहाँ पे देखिएगा हिंदी देखिएगा, जनता के लिए, जनता का और जनता के द्वारा, जैसे ये डिफिनीशन आया हुआ है थोड़ा सा जो लोकतंत्र का डिफिनेशन होता है उसी से ये मॉडिफाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द लाइब्रेरी। तो करेक्ट क्लासिफिकेशन जो होता है वो पब्लिक लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी एंड द स्पेशल लाइब्रेरी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मैंने ये पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक लाइब्रेरी इज अ गिफ्ट ऑफ, ये डेमोक्रेसी। तो देखिएगा सार्वजनिक पुस्तकालय एक प्रजातंत्र का उपहार है, क्योंकि जो पब्लिक लाइब्रेरी का जो कंसेप्ट है, जब एक तरह से बात करें कि डेमोक्रेसी नहीं था तो पब्लिक लाइब्रेरी भी नहीं हुआ करती थी। ये पब्लिक लाइब्रेरी एक तरह से डेमोक्रेसी कंट्री में ही ज़्यादातर फेमस है। जहाँ पे आज भी डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पे पब्लिक लाइब्रेरी बहुत कम है, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि पब्लिक पढ़ा लिखा हो, पब्लिक होशियार हो, मतलब कि ज़्यादा मतलब इंटेलिजेंट हो, पब्लिक अपने राइट को समझे, वो नहीं चाहते हैं वहाँ के राजा। वो चाहते हैं कि बस पब्लिक जो हम कहें वैसे ही करे और वो एक तरह से गधा बने रहें
और लोकतंत्र में जनता को पावरफुल बनाया जाता है, जनता के डेवलपमेंट पे काम किया जाता है, एक गुड सिटीजन बनाने का कोशिश की जाती है ताकि नेशनल बिल्डअप में काम आए। तो इसीलिए जो सार्वजनिक पुस्तकालय है ये डेमोक्रेसी का एक उपहार है। तो ये इसी कॉन्सेप्ट से इसका क्वेश्चन जो है ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए अगर आप पढ़ते हैं, जब थ्योरेटिकल आप कोई बुक उठाते हैं पढ़ते हैं तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो एग्जाम में एक अलग टाइप का क्वेश्चन दिखता है जिससे आपका कॉन्सेप्ट किस तरह से आप चीज़ों को समझते हैं, किस तरह से देखते हैं। तो वो तो 4-5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आप अगर आप सही कर जाते हैं तो आपका सिलेक्शन अच्छा तरीके से होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस को आप एग्जाम में जरूर अटेम्प्ट करें। ऐसा ना सोचे कि मैंने पढ़ा ही नहीं है, थोड़ा सा आप दिमाग लगा के आप इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं और करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है इन व्हाट काइंड ऑफ लाइब्रेरी इज इनफॉर्मल सेल्फ लर्निंग पॉसिबल। यानी इनफॉर्मल, देखिए दो तरह का एजुकेशन होता है, एक फॉर्मल एजुकेशन होता है, एक इनफॉर्मल एजुकेशन होता है। तो जो भी स्टूडेंट इनफॉर्मल और एक फॉर्मल एजुकेशन होता है, तो जो भी स्टूडेंट जो डिस्टेंस लर्निंग करते हैं मान लीजिए, और वो कॉलेज और टाइमिंग और उनका एक सिलेबस के बाउंडेशन नहीं होता है, उस तरह के एजुकेशन को हम लोग इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। जैसे पब्लिक लाइब्रेरी में हम लोग सेल्फ लर्निंग करते हैं और इनफॉर्मल एजुकेशन प्राप्त करते हैं, लेकिन जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं वो हमें वहाँ पे हमें फॉर्मल एजुकेशन मिलता है। फॉर्मल में क्या होता है, उसका थोड़ा सा जो करेक्टरिस्टिक है वो क्या होंगे फॉर्मल एजुकेशन का, उसमें टाइम का बाउंडेशन होगा कि आपका ये जो कोर्स है 3 ईयर का है, 2 ईयर का है, 1 ईयर का है, इस तरह से वहाँ पे आपका टाइमिंग होगा कि कब से कब आपका कॉलेज चलेंगे, उसका टाइमिंग होगा। हालांकि पब्लिक लाइब्रेरी का भी टाइमिंग होता है लेकिन वो भी एक टाइमिंग से चलेगा। उसके बाद उसमें एज का क्राइटेरिया होगा कि इस कोर्स को इस एज से इसी एज के लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं, एज का बाउंडेशन होगा। फिर और भी तरह से बाउंडेशन होगा, सिलेबस का बाउंडेशन होगा कि आप भले जो भी पढ़ना चाहे पढ़िए लेकिन इतना सिलेबस आपको पढ़ना ही होगा। तो इस तरह के जो बाउंडेशन है वो फॉर्मल एजुकेशन में होता है। इनफॉर्मल एजुकेशन में कोई बाउंड्रीज नहीं होती है। आप पब्लिक लाइब्रेरी में जाते हैं, आपको जो मर्जी पढ़ते हैं, जो भी मर्जी सीखते हैं, हो सकता है आर्किटेक्चर के बारे में सीख रहे हैं, हो सकता है इंजीनियरिंग के बारे में सीख रहे हैं, और कोई आपका एग्जाम लेने वाला नहीं है, कुछ भी बाउंड्री नहीं है, तो उसको इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। और ये चीजें पब्लिक लाइब्रेरी में होती है। इसीलिए जो इनफॉर्मल लाइब्रेरी इनफॉर्मल या इनफॉर्मल सेल्फ लर्निंग पॉसिबल जो है वो पब्लिक लाइब्रेरी में है, और इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। एक्सटेंशन सर्विस इज स्पेशलिटीज ऑफ, यानी विस्तार सेवा इनमें से किसकी विशेषताएं हैं। तो देखिए विस्तार सेवा कहने का मतलब हुआ, एक्सटेंशन सर्विस कहने का मतलब हुआ कि अपने सर्विस को आप एक्सटेंड कर रहे हैं। और एक्सटेंड कहाँ पे कर रहे हैं, कहाँ पे विस्तार कर रहे हैं, लाइब्रेरी के बाहर तक अपने एक्सेस पहुंच बना रहे हैं, अपना एक्सेस लाइब्रेरी के बाहर तक बना रहे हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं एक्सटेंशन सर्विस। और ये यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी बिल्कुल नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट से मतलब रखता है, कॉलेज अपने मतलब रखता है स्टूडेंट से, और कॉलेज और स्कूल और मतलब एकेडमिक लाइब्रेरी जो होता है वो अपने स्कूल के बच्चों से मतलब रखता है। तो वो बाहर में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी को नहीं करता है। लेकिन जो पब्लिक लाइब्रेरी होता है वो जनता से मतलब रखता है, और जनता मतलब लाइब्रेरी के बाहर भी है। तो वो मोबाइल लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट हो, वो पब्लिक लाइब्रेरी का से रिलेट करता है। मोबाइल लाइब्रेरी जो रंगनाथन जी ने दिया था, लाइब्रेरी ऑन व्हील का कॉन्सेप्ट दिया था उन्होंने, तो वो कॉन्सेप्ट हो। या आपका ये क्या करते हैं कि एग्जीबिशन में जाते हैं, लगाते हैं, या बुक फेयर में जाते हैं। तो इस तरह की जो एक्टिविटी है ये सभी पब्लिक लाइब्रेरी करती है, और ये एक्सटेंशन सर्विस में आता है। तो एक्सटेंशन सर्विस इज अ स्पेशलिटी ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है द यूनिवर्सिटी हैंडबुक इंडिया इज पब्लिश्ड बाई, यानी यूनिवर्सिटी हैंडबुक नाम से एक बुक आता है, यूनिवर्सिटी हैंडबुक इंडिया नाम से एक हैंडबुक आती है, वो पब्लिश करता है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। देखिए बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटी होती है जो यूजीसी से उनको मान्यता प्राप्त होता है। वो सभी यूनिवर्सिटी, लगभग ज़्यादातर देश के अच्छे यूनिवर्सिटी और लगभग सभी यूनिवर्सिटी एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी पे जरूर रजिस्टर होती है। क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस करते हैं लोग। द इंफॉर्मेशन नेटवर्क दैट कनेक्ट यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज इन यूनाइटेड किंगडम, तो उसको क्या कहते हैं? ये एक ऐसे ही क्वेश्चन पूछ दिया गया था कि जो
इंफॉर्मेशन नेटवर्क है जो कनेक्ट करता है कॉलेज और यूनिवर्सिटी को यूनाइटेड किंगडम यानी लंदन में, लंदन यानी ब्रिटेन में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इस ऑप्शन नंबर ए जो है जानेट, इसको जेनेट कहते हैं। इसका फुल फॉर्म अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए, ये होता है ज्वाइंट एकेडमिक नेटवर्क। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हिच 3 यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी वर स्टार्टेड इन 1857, यानी कौन सी लाइब्रेरी है जो 1857 में विश्वविद्यालय पुस्तकालय आरंभ हो गए थे? यानी 1857 में कौन सी 3 विश्वविद्यालय पुस्तकालयों की शुरुआत की गई थी? तो देखिएगा, ये था बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। Which library serve as a depository center of publishing of UNO in India? यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया में मतलब कि जो भी वो चीज़ें पब्लिश करती है उसका भी एक डॉक्यूमेंट्री के तौर पे डिपोजिटरी सेंटर बनाया गया है। वहाँ पे यूएनओ के द्वारा जो भी पब्लिश है पेपर, उसका वहाँ पे कॉपी रखा जाता है डिपोजिटरी के तौर पे। तो वो कौन सी लाइब्रेरी उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? तो ये है कोनेमरा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई। और जो ये कनमरा लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ चेन्नई है, ये इंडिया के 4 जो डिपोजिटरी लाइब्रेरी सेंटर हैं, जिसमें नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है, डीपीएल है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है, एशियाटिक सोसाइटी मुंबई है, और कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई, ये 4 भारत के डिपोजिटरी सेंटर है। लेकिन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इंडिया का पब्लिकेशन का जो डिपोजिटरी सेंटर है वो है आपका कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसकी स्थापना 1890 में हुई थी, याद रखिएगा। 1804 में हुई थी एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, नहीं 21 हो गया, 22 में है कि व्हिच डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डील विद द पब्लिक लाइब्रेरी, यानी भारत सरकार के कौन सा विभाग जो है वो सार्वजनिक पुस्तकालयों से संबंधित है? तो ये डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको ऑप्शन में कहीं भी कल्चर ना मिले तो आप एजुकेशन डिपार्टमेंट मान सकते हैं सही, लेकिन आपको डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इनफॉर्मल सेल्फ एजुकेशन इज पॉसिबल इन व्हिच काइंड ऑफ लाइब्रेरी? तो ये मैंने अभी डिस्कस कर दिया है, अब क्वेश्चंस में आया हुआ था। तो पब्लिक लाइब्रेरी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल लाइब्रेरी बड़ौदा प्रेजेंटली 1 इज, यानी केंद्रीय पुस्तकालय बड़ौदा फिलहाल एक क्या है? तो ये स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी है। स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी ये मतलब कि स्टेट का मेन लाइब्रेरी एक तरह से कह सकते हैं सेंट्रल लाइब्रेरी बड़ौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, मोस्ट ऑफ द पब्लिक लाइब्रेरी यूज द क्लासिफिकेशन स्कीम टू क्लासीफाई बुक, यानी अधिकांश सार्वजनिक पुस्तकालय किताबों के वर्गीकरण के लिए डैश वर्गीकरण योजना का प्रयोग करती है। यानी आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा, केवीएस क्वेश्चन है ये, कि ज्यादातर भारत की पब्लिक लाइब्रेरी किस क्लासिफिकेशन पद्धति को यूज करती है? तो डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन का यूज करती है। अब आपके मन में आएगा कोलन क्लासिफिकेशन क्यों नहीं यूज करती है? क्योंकि कोलन क्लासिफिकेशन तो ज्यादा सटीक चीजें बताता है, बिल्कुल, लेकिन कोलन क्लासिफिकेशन के कुछ ड्रॉबैक है। पहले तो डिफिकल्टीज बहुत होती है उसमें। थर्ड पॉइंट है कि उसका लेटेस्ट वर्जन नहीं आ रहा है, उसमें मॉडिफिकेशन नहीं हो रही है, बहुत पुरानी एडिशन आई हुई है, नया एडिशन नहीं आई है। डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन हमेशा अपडेट हो रही है, 2011 तक अपडेट हुई है। इसके अलावा कोलन क्लासिफिकेशन को समझना इतना इजी नहीं होता है, डेविड डेसिमल को समझना बहुत इजी होता है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट इन्यूमरेटिव टाइप है। सिर्फ नंबर से आपको पहचान में आ जाता है कि किस टाइप के बुक है और कहाँ पे ये चीज़ें अवेलेबल है। लेकिन कोलन क्लासिफिकेशन के लिए ABCD, फिर कैपिटल में ABCD, स्मॉल में ABCD 1 2, फिर आपका जो कनेक्टिंग सिंबल है, इतने ज़्यादा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है। यही कुछ डिफिकल्टी का सामना करने की वजह से लाइब्रेरियन थोड़ा सा इससे बचना चाहते हैं, और जहाँ भी लाइब्रेरियन को अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो वो लगेंगे डेविड डेसिमल यूज करने, और जैसे डेविड डेसिमल यूज करने चलेंगे तो लाइब्रेरी में डेविड डेसिमल का प्रचलन बढ़ जाएगा। तो कोलन क्लासिफिकेशन ज़्यादा सटीक होने के बावजूद भी भारतीय लाइब्रेरी में डेविड डेसिमल पर ज़्यादातर वर्क होता है। और इवन भारत के यूनिवर्सिटी, कॉलेज और IIT NIT और
जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन सेंटर हैं वहाँ सभी जगह डेसिमल यूज होते हैं, मोस्टली डेसिमल यूज होते हैं। यहाँ तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो है AACR2 और इसके अलावा डेसिमल DDC का यूज करता है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, तो हमारा देश का जो CC है, CCC है या CC है, यानी कूलन क्लासिफिकेशन या क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड जो है, कैटलॉगिंग कार्ड बनाने के लिए, उसको भी यूज अवॉइड करता है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। और AACR2 और DDC का यूज करता है। क्यों? क्योंकि AACR जो है 2 इस पे आपका मार्क 21 पे बेस्ट है, और उसके अलावा ये जो आपका ISBD है उसी पे जो रूल्स है रेगुलेशन है उसी पर AACR2 डेवलप किया गया है। तो थोड़ा सा कंप्यूटराइज करना AACR2 को ईजी है, वहीं पे CCC को करना उतना ईजी नहीं है। और DDC का मैंने आपको CC का ड्रॉबैक बता ही दिया, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। द लाइब्रेरी लॉ इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ, यानी कि जो लाइब्रेरी लॉ हम पास करते हैं स्टेट में तो वो किस से रिलेटेड होती है? तो पब्लिक लाइब्रेरी से होती है। कभी भी जो लेजिस्लेशन या कोई भी स्टेट का विधानसभा जो होती है वो अपने स्टेट में लेजिस्लेशन लेके आती है, लाइब्रेरी पे कानून लेके आती है, उसको पास करती है अपने विधानसभा से, तो हमेशा पब्लिक लाइब्रेरी के डेवलपमेंट के लिए करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है अ पब्लिक लाइब्रेरी मस्ट मीट द इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट ऑफ, यानी कि किसी सार्वजनिक लाइब्रेरी के लिए निम्नलिखित सूचना आवश्यकताएं पूरी करना जरूरी होता है। किसको? मतलब किसको जो पब्लिक लाइब्रेरी है किस टाइप के लोगों को उनकी सूचना की आवश्यकताओं को पूरा करता है? तो देखिए लोकल कम्युनिटी जो होता है, लोकल कम्युनिटी का मतलब होता है जो हमारा क्षेत्रीय समुदाय होता है उनको सपोर्ट करना, उनकी जो रिक्वायरमेंट है, उनकी जो इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना, ये उनका काम होता है पब्लिक लाइब्रेरी का। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है पब्लिक लाइब्रेरी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डील्स आर देयर इन अ गाइडलाइन बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, यानी सार्वजनिक पुस्तकालय भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा दिशा निर्देश में निम्नलिखित में से कौन सा ब्यौरा है? ये 4 ब्यौरे दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा ब्यौरा करेक्ट है? ये KVS का क्वेश्चन है। जो ऑप्शन नंबर बी है ना, द डिटेल ऑफ द स्पेस रिक्वायर्ड फॉर द लाइब्रेरी, यानी किसी पुस्तकालय के लिए उपेक्षित जगह का ब्यौरा जो है यही करेक्ट आंसर है। यानी आप याद रखिएगा पब्लिक लाइब्रेरी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा जो गाइडलाइन में है वो सबसे इम्पोर्टेंट गाइडलाइन में यही है कि स्पेस रिक्वायरमेंट फॉर द लाइब्रेरी, यानी लाइब्रेरी के लिए कैसा स्पेस आपको चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। व्हिच लाइब्रेरी वर्क एज द ट्रस्टी लाइब्रेरी फॉर द यूनाइटेड नेशन, यानी यूनाइटेड नेशन का ट्रस्टी लाइब्रेरी कौन सा है? यानी कि न्यासी पुस्तकालय कौन सा है यूनाइटेड नेशन का, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यासी पुस्तकालय के रूप में कौन सा लाइब्रेरी काम करता है? तो दिल्ली लाइब्रेरी ये काम करता है। और दिल्ली लाइब्रेरी का एक बात ध्यान रखिएगा, स्थापना जो हुआ था 1951 में हुआ था, 27 अक्टूबर को, 27 अक्टूबर 1951 में। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और यहाँ पे यूनाइटेड नेशन का एक ट्रस्टी लाइब्रेरी है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। लेकिन अगर एक क्वेश्चन अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब यूनाइटेड नेशन ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया में जो उनका पब्लिकेशन है, जो पब्लिश करते हैं वो कोई भी चीज़, उनका डिपोजिटरी सेंटर जो है वो कोनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी तमिलनाडु में है। लेकिन अगर ट्रस्टी लाइब्रेरी की बात करें तो यूनाइटेड नेशन का वो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है इन व्हिच टाइप ऑफ लाइब्रेरी एरियाज चार्ज आर द एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम, यानी किस प्रकार के पुस्तकालयों में बकाया प्रभार आय का अतिरिक्त स्रोत होता है? तो ये पब्लिक लाइब्रेरी का होता है, सॉरी ये आपका एकेडमिक लाइब्रेरी का होता है। एकेडमिक लाइब्रेरी जो करेक्ट आंसर होगा। जो चार्जेस लगाया जाता है बकाया वो सभी एकेडमिक लाइब्रेरी में होता है, बकाया बाद में स्टूडेंट से लिया जाता है जब उसका कोर्स कंप्लीट होता है, तो एकेडमिक लाइब्रेरी का ये पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। लाइब्रेरी विच सर्व ऑल द मेंबर ऑफ द सोसाइटी इरेस्पेक्टिव ऑफ एज एंड सेक्स, यानी कि पुस्तकालय जो समाज के सभी सदस्यों को उम्र और लिंग में भेदभाव किए बिना सेवा करता है वो कहलाता है पब्लिक लाइब्रेरी। देखिए मैंने बताया था एकेडमिक लाइब्रेरी जो होता है आपसे भेदभाव करता है। भेदभाव किस चीज में? अगर आपका एज नहीं है पढ़ने का तो आपको इंट्री नहीं मिलेगा,
कॉलेज में। अगर मान लीजिए आपको 10th तक आपका एज पार कर गया है तो आपको 10th में एडमिशन नहीं मिलेगा, तो एक तरह से भेदभाव हुआ कि एज वगैरह उसमें बाउंड्री है, कुछ एग्जाम पास करना है, और पब्लिक लाइब्रेरी किसी तरह का बाउंड्री नहीं रखती है, इसलिए पब्लिक लाइब्रेरी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, इन व्हिच लाइब्रेरी सर्वे आर मोस्ट यूजफुल। देखिए एकेडमिक एंड स्पेशल लाइब्रेरी, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले एनबीएस ने पूछा था, बाद में केवीएस ने पूछा, इसलिए 2 बार ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द लाइब्रेरी एक्ट ऑफ इंडिया हु इज द डायरेक्टर ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। यानी कि जो लाइब्रेरी एक्ट ऑफ इंडिया है उसके अकॉर्डिंग कौन डायरेक्टर ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, यानी पब्लिक लाइब्रेरी का डायरेक्टर कौन होता है। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एट द स्टेट लेवल के जो होते हैं, राज्य स्तर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वही होते हैं डायरेक्टर ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ पे लोकेट है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एनबीएस केवीएस वगैरह में, तो ये पटना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। इन इंडिया द नंबर ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी दैट हैव टू प्रिविलेज ऑफ लीगल डिपोजिट ऑफ द एक्ट ऑफ 1954। यानी भारत में 1944 में लीगल डिपोजिटरी अधिनियम का प्राधिकार कितने संख्या की, मतलब कि 2, 3, 4, 5 क्या संख्या की सार्वजनिक पुस्तकालय को है। यानी क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा ये लैंग्वेज एग्जामिनर ने थोड़ा सा उठपटांग ढंग से पूछा है, मैं आपको समझाता हूँ। ये क्वेश्चन सिंपल ये है कि 1954 में जो इंडियन डिपोजिटरी एक्ट आया था, जिसमें सभी पब्लिकेशन को अपना बुक का एक कॉपी सभी चारों जो डिपोजिटरी सेंटर थे 3 उनको भेजना था, और उसी को ये पूछा है कि कितने ऐसे डिपोजिटरी सेंटर बनाए गए थे। तो उस समय इनिशियली 3 बनाए गए थे, बाद में जाके ऐड कर दिया गया दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को, तो अभी 4 है, इनिशियली 3 थे। इसीलिए इसका आंसर अभी जो ये क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग 3 ही होगा। लेकिन अगर आपसे पूछे जाए अभी कि भारत में कितने डिपोजिटरी सेंटर हैं, मतलब कितने डिपोजिटरी लाइब्रेरी है, तो 4 हैं। एक पहला है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दूसरा है कलकत्ता कलकत्ता यानी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कलकत्ता, थर्ड है कोनोमेरा पब्लिक लाइब्रेरी तमिलनाडु, और फोर्थ है एशियाटिक सोसाइटी मुंबई। तो ये 4 आपको डिपोजिटरी लाइब्रेरी सेंटर है भारत में, और जो 1954 था उस समय 3 था। और इसमें कहा गया था कि जितने भी पब्लिकेशन है वो बुक और पेरिडिकल्स को भेजेंगे एक एक कॉपी तीनों जगह। लेकिन इसमें इस मतलब कि 1954 के जो एक्ट था, इसमें 1956 में संशोधित किया गया, यानी अमेंडमेंट किया गया भारत सरकार द्वारा, और बोला गया कि नहीं, पत्र पत्रिकाओं के साथ न्यूज़पेपर को भी सम्मिलित कर लिया गया, और न्यूज़पेपर भी सम्मिलित हो गया 1956 में कि न्यूज़पेपर को भी अपने ये यहाँ पे भेजना होगा। तो ये इतना ही इन्फॉर्मेशन था, और भी आगे आएगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है, द फाइनेंशियल एलोकेशन फॉर द परचेज ऑफ फर्नीचर एंड अदर इक्विपमेंट इन द लाइब्रेरी ऑफ द यूनिवर्सिटी इज जनरली अंडर द बजट हेड। यानी पुस्तकालयों में फर्नीचर तथा अन्य उपकरण को खरीदने के लिए वित्तीय आवंटन सामान्यतः किस तरह के बजट के अंदर आते हैं। तो इसमें रिकरिंग ग्रांट यानी आवर्ती अनुदान, इंडोमेंट्स, एनुअल ग्रांट और नॉन रिक्यूरिंग ग्रांट, तो ये आते हैं नॉन रिक्यूरिंग ग्रांट में। ऐसी कोई भी खर्चा जो हर साल नहीं होती है, यानी उसकी फिक्स नहीं है, जैसे सैलरी हुआ, अब प्रति मंथ आपको लाइब्रेरी के जितने भी वर्कर हैं उनको प्रति मंथ सैलरी देना होगा। वो ऐसा नहीं है कि साल में एक बार खर्चा आएगा या 5 साल में एक बार खर्चा आएगा। लेकिन अगर फर्नीचर की बात करें, यहाँ पे देखिएगा फर्नीचर की बात कर रहा है, या अदर कोई इक्विपमेंट है, कोई जैसे कंप्यूटर खरीदना हो या लाइब्रेरी के लिए कुछ और खरीदना हो, तो ये एक टाइम का इन्वेस्टमेंट है, 5 साल 10 साल तक इन्वेस्टमेंट नहीं रिक्वायरमेंट है। तो वैसे खर्चा को, वैसे बजट जो होती है उसको हम लोग नॉन रिक्यूरिंग ग्रांट के नाम से जानते हैं, और रिक्यूरिंग ग्रांट के नाम से उनको जानते हैं जो पर मंथ या पर ईयरली बेसिस पे खर्चा होते जाता है, उसको हम लोग रिक्यूरिंग ग्रांट कहते हैं। और नॉन रिक्यूरिंग में ऐसे खर्चा जो एक टाइम हुआ, फिर 2-3-4 साल नहीं होगा, फिर जरूरत पड़ा तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा, तो उसको नॉन रिक्यूरिंग ग्रांट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, और ये इसरो के लाइब्रेरी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, व्हिच डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डील विद द पब्लिक लाइब्रेरी। तो बिल्कुल कल्चर मिनिस्ट्री जो है, यानी कल्चर अफेयर जो है, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है, हु डेवलप द इंफॉर्मेशन स्किल। यानी
सूचना कौशल मॉडल किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है एस्कूनल, ये करेक्ट आंसर होगा। जो एस्कूनल है ये 1999 में आया था। एस्कूनल ने ये मॉडल जो था सूचना कौशल मॉडल एस्कूनल द्वारा डेवलप किया गया था 1999 में। और ये कहता है कि जो 7 स्तंभ हैं, यानी सूचना कौशल मॉडल के 7 स्तंभ को बताया है। पहला है आइडेंटिफाई, सेकंड है स्कोप, थर्ड है प्लान, फोर्थ है गैदर, फिफ्थ है इवेलुएट, मैनेज, फिर प्रेजेंट। तो टोटल 7 है। पहले हमें आइडेंटिफाई करना है, फिर उसका स्कोप देखना है, फिर हमें प्लानिंग करना है, फिर उसको इन्फॉर्मेशन को गैदरिंग करना है, फिर इवेलुएट करना है, मतलब उसकी जांच पड़ताल करनी है, फिर उसको मैनेज करना है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो प्रेजेंट करना है। तो ये 7 स्टेप है, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है हु इज द ऑथर ऑफ द मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस एक्ट। यानी कि जो ऑथर बताना है आपको कि मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस एक्ट का ऑथर कौन है। तो इसका है वेंकटा पहिया, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है वेयर इज द सरस्वती महल लाइब्रेरी लोकेशन। यानी कि कहाँ पे लोकेटेड है सरस्वती महल लाइब्रेरी? तो ये है आपका तंजावुर में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। हु आर द फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया? जॉन मैकफ्लेंस। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जॉन मैकफ्लेंस जो थे इंपीरियल लाइब्रेरी के फर्स्ट लाइब्रेरियन थे। और जो ये सरस्वती महल लाइब्रेरी है ये भारत के सबसे सुंदर लाइब्रेरी का भी इनको किताब मिला हुआ है। आप एक बार गूगल में सर्च करके जरूर इनका वीडियो मतलब फोटो सरस्वती महल लाइब्रेरी का देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। इन व्हिच ईयर द खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना वाज एस्टेब्लिश्ड। ये 1891 में इसकी स्थापना किया गया था। इनकी जो इस लाइब्रेरी का जो स्थापना किए थे खुदा बख्श, उनका नाम था खान बहादुर खुदा बख्श। तो खुदा बख्श लाइब्रेरी जो है खान बहादुर खुदा बख्श 1891 में स्थापना किए थे। और इनके पिताजी के द्वारा बहुत सारे बुक और मैन्युस्क्रिप्ट रखा हुआ था, इनके पिताजी रखे हुए थे। उसको इन्होंने ऐसा किया कि एक लाइब्रेरी में तब्दील कर दिया। आज भारत सरकार ने खुदा बख्श पब्लिक लाइब्रेरी को भारत का इम्पोर्टेंस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का दर्जा दिया हुआ है। और इसी तरह से राजारामपुर सरस्वती महल को भी दिया गया है। तो खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी जो है इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है और ये पटना में 1891 में इसका स्थापना हुआ खान बहादुर खुदा बख्श के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ यूजर ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरी। यानी किस किस तरह के यूजर होते हैं एकेडमिक लाइब्रेरी में। तो देखिए पहले तो फैकल्टी मेंबर होते हैं, रिसर्चर स्कॉलर होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल्स होते हैं। यानी कि जो वहाँ के प्रशासन कर्मी है वो भी लाइब्रेरी का यूज कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी वगैरह के चाहे कॉलेज के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। हिस्टोरिकल एंड गवर्नमेंट रिकॉर्ड रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन आर मेंटेन्ड बाई। तो जो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है किसी भी यानी हिस्टोरिकल एंड गवर्नमेंट रिकॉर्ड रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन आर मेंटेन बाई, यानी किसी संगठन से संबंधित ऐतिहासिक सार्वजनिक अभिलेखों को रख रखाव किया जाता है कहाँ पे? आर्काइव, म्यूजियम, रिपोजिटरी, गवर्नमेंट लाइब्रेरी। तो देखिए गवर्नमेंट लाइब्रेरी तो होता ही है, इसके साथ साथ म्यूजियम जो होता है वहां पे रखा जाता है और फिर गवर्नमेंट लाइब्रेरी में भी रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 करेक्ट है, ये डी ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। Who said public library is a responsibility of local and national authority legislation and the finance by the national and local government। ये कहा था यूनेस्को ने। यूनेस्को मैनिफेस्टो 1994 में जारी किया था। उसमें इन्होंने कहा था कि सार्वजनिक ग्रंथालय की जिम्मेदारी स्थानीय और राष्ट्रीय प्राधिकरणों की है और इसका समर्थन करना निश्चित निधायों या वित्त पोषण राष्ट्रीय और स्थानीय सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। तो ये यूनेस्को मैनिफेस्टो में कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में रंगनाथन जी के फॉर्मूला है, यानी कि फॉलोइंग द रंगनाथन स्टाफ फॉर्मूला रिकमेंडेड फॉर द यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, यहाँ पे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है। यानी रंगनाथन जी ने यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के लिए कौन सा फार्मूला दिया था, कहा था कि एक्विजिशन सेक्शन में कितने लोग होना चाहिए, रेफरेंस सेक्शन में कितने लोग होना चाहिए, प्रेडिकल सेक्शन में कितने लोग होना चाहिए, सर्कुलेशन सेक्शन में कितने लोग होना चाहिए, उसके लेके इन्होंने फार्मूला दिया था। उसी फार्मूला को आपको याद रखने हैं। तो देखिए एक्विजिशन सेक्शन में आपको एक्विजिशन सेक्शन के लिए 1 पर्सन फॉर 6000 टाइटल, यानी कि अगर आपके लाइब्रेरी में 6000 टाइटल है तो उसके लिए एक पर्सन की रिक्वायरमेंट है। दूसरा बात करते हैं रेफरेंस सेक्शन में, तो रेफरेंस सेक्शन में 1 पर्सन 50 रीडर पे एक पर्सन की रिक्वायरमेंट है। यानी अगर आपके लाइब्रेरी में रेफरेंस लाइब्रेरी बेसिकली ज़्यादातर रिसर्चर को हेल्प करते हैं, जैसे किसी भी लाइब्रेरी में रेफरेंस सेक्शन होता है और रेफरेंस लाइब्रेरियन जो होते हैं, और या कहें तो यहाँ पे रेफरेंस लाइब्रेरियन की बात नहीं की जा रही है, रेफरेंस सेक्शन में एक रेफरेंस लाइब्रेरियन होगा या कोई पर्सन अगर होता है, तो 50 अगर रीडर है रेफरेंस सेक्शन के तो आपको 1 पर्सन को अलॉट करना है, वहाँ पे 1 पर्सन को हायर करके रखना है। नेक्स्ट है पीरियडिकल सेक्शन, तो पीरियडिकल सेक्शन में 1 पर्सन मतलब रहेगा 50 टाइटल 500 टाइटल पे, यानी 500 आपके टाइटल हैं तो उस पर 1 पर्सन रहेगा। नेक्स्ट है सर्कुलेशन सेक्शन, तो सर्कुलेशन सेक्शन पे 1 पर्सन रहेगा 1500 रीडर पे, यानी सर्कुलेशन सेक्शन का काम होता है रीडर को हेल्प करना। तो रीडर बुक इशू कराते हैं या चार्जिंग डिस्चार्जिंग कराते हैं, यानी इशू कराते हैं, रिटर्न करते हैं, तो उसके लिए 1 पर्सन 1500 अगर रीडर है आपके लाइब्रेरी में तो 1 सर्कुलेशन सेक्शन पे 1 व्यक्ति की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपके लाइब्रेरी में 1500 रीडर हैं तो आपको 1 पर्सन को हायर करके रखना होगा। इसका मतलब ये हुआ, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसको मैचिंग कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं हम लोग 47 क्वेश्चन कहता है अरेंज द फॉलोइंग लाइब्रेरी अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ ओरिजिन। आपको ईयर ऑफ ओरिजिन मतलब पहले जो लाइब्रेरी की स्थापना की गई, तो सबसे पहला हमारा है 1804 में एशियाटिक सोसाइटी मुंबई, कॉनोमेरा है 1890, और आपको दिल्ली पब्लिक 1951 और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया 1948। तो ये आप यहाँ पे 1951 है ये, ठीक है 1951। तो ये आप मैचिंग कर सकते हैं। सबसे पहला आ जाएगा एशियाटिक सोसाइटी 1, सेकेंड आ जाएगा कॉनोमेरा, और थर्ड आ जाएगा नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, और फोर्थ आ जाएगा आपका फोर्थ आ जाएगा और उसके बाद थर्ड आ जाएगा, यानी 1 इज द करेक्ट आंसर। तो ये था आपका टोटल 47 क्वेश्चंस, और मैंने इसके आंसर की भी ले रखा हुआ है, और ये पीडीएफ जो है लाइब्रेरी एकेडमी ऐप पे मैं अपलोड कर दूंगा, और आपको एक बार वीडियो देखना है और समझना है, उसके बाद आप पीडीएफ पढ़ के रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लाइब्रेरी एकेडमी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे कोर्सेस अवेलेबल है, एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज और थ्योरेटिकल लेक्चर, आप वहाँ पे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।